नशे का आदी था। एक दिन मेरा बाप कहने लगा कि तुम्हारी माँ चली गई है, चलो तुम्हें भी उसके पास छोड़ो। अब्बा मुझे जंगल की तरफ ले गए और एक छोटे से कमरे में मुझे कहा, वहाँ चली जाओ, तुम्हारी माँ वहाँ है। जब मैं वहाँ गई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वहाँ तो मेरी माँ नहीं बल्कि मेरे अब्बा ने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ा और मुझे उस घर के करीब ले गया और दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े शख्स को देखकर मुझे हैरत हुई। वो शख्स तो वही था जो चंद दिन पहले हमारे घर आया था। मुझे देखकर उस शख्स की आंखें चमकी थी। उसने जेब से बहुत सारे नोट निकालकर जब अब्बा के हाथ में रखे तो मेरी जान ही निकल गई। मैं समझ गई थी कि अब्बा ने मेरा सौदा किया है, क्योंकि अब्बा अपने नशे की खातिर घर का बहुत सा सामान भी बेच चुका था। अब्बा ने मेरा बाजू उस कमीने के हाथ में थमा दिया। मैं जब अब्बा को वहां से वापस जाते देखा तो बहुत बुरी तरह घबरा कर चिल्लाने लगी। अब्बा अब्बा कहने लगी। मैंने उस शख्स से कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे अब्बा के पास जाने दो, लेकिन वो सफाकी से हंसता रहा। मैं नाजुक सी, छोटी, कमजोर सी थी। उस शख्स की सख्त गिरफ्त से मैं अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई। मेरे सामने मेरा बेहिस बाप पैसे जेब में डाले तेजी से जा रहा था। मैंने तो सुना था बेटी के आंसू देखकर बाप तड़प सा जाता है। मेरा बाप कैसा था? उसके दिल में मेरे लिए ऐसा कोई एहसास ना था। वो शख्स मुझे घसीटता हुआ उस कमरे में ले गया और मुझे चारपाई पर जोर से फेंका। उसके बाद जो उसने मेरे साथ किया, मेरी रूह लरस गई थी। मेरा नाम शबाना था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। आज फिर अब्बा अम्मा को मार रहा था। अब्बा का ये रोज का मामूल सा बन गया था। वो नशे का आदी था, इसीलिए जब उसे नशे के सिगरेट ना मिलते तो वो अम्मा से पैसे मांगने लगता। जब अम्मा पैसे देने से इनकार करती तो अब्बा उन्हें बहुत मारता। मेरी अम्मा वालदा के घरों में मुलाजमत करके पैसे कमाती थी और घर के अखराजात पूरे करती थी। उस पर अब्बा की नशे की आदत। अम्मा इससे आजिज आ चुकी थी। अब्बा ना कुछ कमाता था और ना ही अपने नशे की लत को छोड़ने को तैयार था। हर वक्त वो नशे में धुत रहता था। जब नशा टूटता तो अम्मा से पैसे मांगने लगता। अम्मा जब इनकार करती तो घर के बर्तन तोड़ने लगता, अम्मा पर हाथ उठाने लगता। मैं डर कर सहन के एक कोने में बैठ जाती। जिस दिन बहस बहुत बढ़ जाती थी, फिर अब्बा अम्मा को मारना शुरू कर देता था। रोज का यही तमाशा रहता था। मैं ये देख देख कर तंग आ चुकी थी। एक बार रात के वक्त बाहर का दरवाजा बजा। अम्मा खाना बना रही थी और अब्बा बाहर का दरवाजा खोलते नहीं थे, इसीलिए मैंने दरवाजा खोला। सामने एक शख्स खड़ा था। अच्छा खासा, लंबा चौड़ा, सेहतमंद था, लेकिन नजरों में बड़ी खबासत सी थी। मैं 10 साल की थी, लेकिन अपने लंबे ऊंचे कद काठ की वजह से बड़ी लगती थी, इसीलिए दुपट्टा ओढ़े रखती थी। उसे देखकर मैंने झट से दुपट्टा सर पर ले लिया। वो मुझे सर से पैरों तक देखने लगा, फिर मुझसे अब्बा का पूछने लगा। मैं अंदर आ गई। अब्बा से कहा कि उनसे कोई मिलने आया है। अब्बा काफी देर बाहर खड़े रहे। जब अंदर आए तो मुझे गौर से देखने लगे। चेहरे से बहुत खुश लग रहे थे। एक बार मैं स्कूल से घर आई तो घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि घर का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, इसीलिए कि अब्बा हर वक्त घर पर ही रहते थे, क्योंकि अम्मा शाम को काम से घर से लौटती थी। मैं जब भी स्कूल से वापस आती थी दरवाजा अब्बा ही खोलते थे, मगर आज जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई पूरा घर खाली था, कहीं भी कोई नहीं था। अब्बा की चारपाई भी खाली थी। मैं तो परेशान सी हो गई कि अब्बा किधर गए, क्योंकि वो तो हर वक्त घर पर ही होते थे, वो तो कहीं नहीं जाते थे। मैंने यूनिफॉर्म तब्दील किया और किचन में रखा हॉटपॉट खोल कर देखने लगी कि खाने को क्या है। रात का सालन मौजूद था। अम्मा रोटी भी पका कर गई थी। मैंने खाना खाया। इतनी देर में अब्बा घर वापस आ गए। मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी माँ घर से हमेशा के लिए लड़कर मैके जा चुकी है, मुझे छोड़ गई है और मैं तुम्हें नहीं पाल सकता, इसलिए तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी नानी के पास छोड़ दूं। ना जाने क्यों अब्बा के चेहरे पर बदहवासी सी छाई हुई थी। मैंने कहा, अब्बा अम्मा को मनाकर वापस घर ले आओ। वो कहने लगा कि वो नहीं आएगी, तुमने अगर माँ के पास जाना है तो तैयार हो जाओ, वरना यहाँ फाके काटो, क्योंकि मुझसे तो नहीं संभाला जाता कुछ भी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी न था। अब्बा कुछ कमाते ही ना थे तो मुझे कैसे पाल सकते थे, इसीलिए मैं तैयार हो गई। अब्बा मुझे बाहर ले गए। मेरी नानी का घर हमारे घर से 15 मिनट की मुसाफत पर था। हम जब भी नानी के घर जाते थे पैदल ही जाते थे, लेकिन अब्बा ने न जाने क्यों रिक्शा करवाया था। मैं भी अब्बा के साथ रिक्शे में बैठ गई।
मगर वो रिक्शा तो किसी और ही रास्ते पर रवां दवां था। आधे घंटे के बाद अब्बा ने एक सुनसान सी सड़क पर रिक्शा रुकवा दिया। ये तो कोई और ही जगह थी। मैंने अब्बा से पूछा कि वो मुझे कहाँ लेके आए हैं, तो वो कहने लगे कि तेरी माँ इधर ही है। लेकिन अब्बा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, रंगत पल पल बदल सी रही थी। वो मुझसे नजरें भी चुरा रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा हाथ पकड़े हुए रिक्शे से नीचे उतरे। रिक्शे वाले को किराया दिया और उस सड़क के अतराफ में घने जंगल और दरख्तों का सिलसिला था। अब्बा मुझे उसी जंगल के अंदर ले गए। मैं फटी फटी आंखों से वो सब देख रही थी। मेरे जहन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि अम्मा नानी का घर छोड़कर इस जंगल बयाबान में क्या करने आई है। घने दरख्तों के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं था। मैं काफी देर से अब्बा के साथ उस जंगल में चल चल कर अब थकने लगी थी। जब अब्बा मुझे यहाँ लाए थे तो उस वक्त असर का वक्त था, मगर अब तो मगरिब का वक्त शुरू हो चुका था। अंधेरा छाने लगा था। मुझे तो बहुत खौफ सा महसूस हो रहा था कि कहीं कोई खतरनाक जानवर ही सामने ना आ जाए या कोई सांप बिच्छू ही नजर ना आ जाए। अब्बा नशे की वजह से अपनी सेहत खराब कर चुका था। मुझे भला क्या तहफ्फुज दे सकता था। अब्बा मेरा हाथ पकड़े तेज तेज चल रहा था। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। मुझे ना जाने क्यों खौफ महसूस हो रहा था। चारों तरफ घने जंगलों के अलावा और कुछ ना था। न जाने अब्बा मुझे कहाँ लेकर जा रहा था और इस सुनसान जगह पर अम्मा क्या करने आई थी। मैं तेज तेज कदम उठाती अब्बा की तकलीद कर रही थी। कुछ ही देर में उस पूरे जंगल में अंधेरा सा छा गया था। मुझे ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। फिर बहुत देर चलने के बाद दूर एक रोशनी सी दिखाई दी। अब्बा अब तेजी से रोशनी की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे हम रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे, मुझे नजर आने लगा कि वो एक झोंपड़ी नुमा घर था। अब्बा उस एक कमरा नुमा खस्ता से घर के पास मुझे अपने साथ ले जाकर खड़ा हो गया। फिर मुझसे कहने लगा कि तुम्हारी माँ इस घर के अंदर है, जाओ अंदर चली जाओ। वो लकड़ियों से बना हुआ घर था। एक कमजोर सा लकड़ी का दरवाजा था, उसकी भी हालत खस्ता सी थी। न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं अकेले अंदर जाऊं, और इस वीरान से जंगल में जैसे ख्यालात मेरे दिल में गर्दिश कर रहे थे। मुझे खौफ महसूस हो रहा था कि अम्मा क्यों अपना घर छोड़कर, नानी का घर छोड़कर इस जंगल बयाबान के एक छोटे से कमरे में आकर बैठ गई है। मैंने अब्बा से कहा कि आप भी मेरे साथ अंदर चलें, मैं अकेली अंदर नहीं जाऊंगी। मुझे ना जाने क्यों डर लग रहा था, लेकिन मेरी बात सुनते ही अब्बा ने मुझे सख्ती से डांट दिया। कहने लगा कि जाओ अंदर। मगर ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे अपने दिल में खतरे की घंटी बजती हुई सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि कुछ गलत होने वाला है। कभी कभी दिल की आवाज़ सही बात की निशानदेही देती है। हमारे अंदर बैठा कोई हमें अच्छा बुरा बता रहा होता है। शायद ये ज़मीर की आवाज़ होती है। मेरे दिल में भी ऐसे ही ख्यालात आ रहे थे कि अब्बा झूठ बोल रहा है, मेरी माँ इस कमरे में मौजूद नहीं है। मैंने उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे वहाँ नहीं जाना, आप मुझे वापस घर ले जाएं, मुझे अम्मा के पास नहीं जाना। मेरे अब्बा ने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ा और मुझे उस घर के करीब ले गया और दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े शख्स को देखकर मुझे हैरत हुई। वो शख्स तो वही था जो चंद दिन पहले हमारे घर आया था। मुझे देखकर उस शख्स की आंखें चमकी थी। उसने जेब से बहुत सारे नोट निकाल कर जब अब्बा के हाथ में रखे तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं समझ गई थी कि अब्बा ने मेरा सौदा किया है, क्योंकि अब्बा अपने नशे की खातिर घर का बहुत सा सामान भी बेच चुका था। अब्बा ने मेरा बाजू उस कमीने के हाथ में थमा दिया। मैंने जब अब्बा को वहां से वापस जाते देखा तो मैं बुरी तरह से घबरा कर चिल्लाने लगी, अब्बा अब्बा कहने लगी। मैंने उस शख्स से कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे अब्बा के पास जाने दो, लेकिन वो सफाकी से मुस्कुराता रहा। मैं नाजुक सी, छोटी, कमजोर सी थी। उस शख्स की गिरफ्त से मैं अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। मेरे सामने मेरा बेहिस बाप पैसे जेब में डाले तेजी से जा रहा था। मैंने तो सुना था कि बेटी के आंसू देखकर बाप तड़प सा जाता है। मेरा बाप कैसा था? उसके दिल में मेरे लिए कोई ऐसा एहसास ना था। वो शख्स मुझे घसीटता हुआ उस कमरे में ले गया और मुझे चारपाई पर जोर से फेंका। उसके बाद जो उसने मेरे साथ किया, मेरी रूह लरस गई थी। 10 साल की उम्र की कमसिन बच्ची पर भी उस जल्लाद सिफ्त इंसान को तरस नहीं आया था। मैं सुबह यूं थी जैसे नीम मुर्दा हालत की हो चुकी हूँ। मुझे सांस भी ठीक से नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मेरी अभी मौत वाक़या हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरा वजूद इस ज़्यादती का मुताहमिल नहीं था जो मेरे साथ की गई थी।
میری چیخوں کی آواز اس سنسان جنگل میں رات بھر گونجی تھی۔ شاید اس جنگل کے درندے بھی میری آواز سن کر کام گئے ہوں گے، لیکن اس بے رحم شخص کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا، نہ ہی میرے باپ کو، جو چند لال نوٹوں کی خاطر مجھے ایک بھیڑیے کے سامنے پھینک گیا تھا۔ میری بگڑتی حالت دیکھ کر اس شخص نے مجھے نہ جانے کون سا شربت پلایا کہ مجھ میں خود تھوڑی سی توانائی سی محسوس ہونے لگی۔ چند دن میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ تھی۔ وہ شخص دوبارہ میرے پاس نہیں آیا۔ وہ صبح اٹھتے ہی اس کمرے سے باہر نکل جاتا اور رات کو لوٹتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں آتا تھا اسے دیکھ کر میں سہم سی جاتی تھی۔ وہ مجھے بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا تھا، جیسے میری حالت بہتر ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ 15 دن بعد میں کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تھی۔ دن کے وقت بس اس کمرے میں پھل رکھے ہوتے تھے۔ وہ شخص غائب ہوتا تھا۔ وہ رات کو واپس لوٹتا تھا تو اس کے ہاتھ میں پکا ہوا کھانا ہوتا تھا۔ ایک بار میں نے سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جس کی لکڑی پرانی ہو چکی تھی۔ میں نے اس پر زور آزمائی کی تو وہ کھل گئی۔ میں جلدی سے اس کھڑکی سے باہر نکل کر جنگل میں بھاگنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس سمت جا رہی ہوں اور جس راستے پر میں بھاگ رہی ہوں میں کہاں پہنچوں گی، لیکن مجھے بس بھاگنا تھا۔ میں اس شخص کی زیادتی کا نشانہ پھر سے نہیں بن سکتی تھی۔ میں پہلے سے ہی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جو اذیت میں نے سہی تھی اس نے میرے وجود کو بے جان سا کر دیا تھا۔ اسی لیے مسلسل 1 گھنٹہ بھاگتے رہنے کے بعد میں بری طرح سے ہانپنے لگی تھی۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ چلچلاتی دھوپ نے میرا حلق خشک کیا تھا۔ مسلسل بھاگنے سے میرے پیر تک شل ہو گئے تھے۔ میں بہت تھک سی گئی تھی، اسی لیے ایک درخت کے سائے سے لگ کر سانس لینے لگی۔ مجھے تو لگا تھا اس وحشی کی گرفت سے آزاد ہو چکی ہوں، لیکن میری قسمت شاید اتنی اچھی نہ تھی۔ جس درخت سے میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی اپنا اکھڑا ہوا سانس بحال کر رہی تھی، وہ شخص اسی درخت کے عقب سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا اب تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، مجھے مار ہی ڈالے گا۔ اس نے مجھ سے پھنکارتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں بھاگنے دوں گا؟ تمہارے پیسے بھرے ہیں میں نے، تم میری زرخرید ہو۔ تم نے اگر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارا وہ انجام کروں گا کہ تم زندہ رہو گی نہ مردہ۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا، مجھے زبردستی وہاں سے لے جانے لگا۔ میں پھر سے رونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ میری منت سماجت اس شخص پر بے اثر ہی رہے گی، اسی لیے میں نے اپنے دل میں اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا کہ وہ مجھے بچا لے یا پھر مجھے موت دے دے۔ میں اس شخص کی اذیت کو سہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں رو رہی تھی۔ وہ شخص درختوں کے بیچوں بیچ سے مجھے وہاں لے جا رہا تھا، جب ایک درخت سے ایک دم ہی ایک سانپ نیچے کو لٹک رہا تھا۔ اس شخص کے قدم بھی یکلخت ہی رکے تھے۔ وہ سانپ الٹا لٹکا ہوا تھا، اس کا منہ نیچے تھا۔ اس سانپ نے اس شخص کو سوچنے سمجھنے کا موقع تک نہیں دیا اور جھولتے ہوئے سیدھا ڈنگ اس کے سر پر مارا تھا۔ وہ شخص چند منٹ میں تڑپنے لگا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور زمین پر لیٹ کر لوٹ پوٹ ہونے لگا، تڑپنے لگا۔ وہ سانپ اب بھی جھول رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گئی کہ کہیں وہ سانپ مجھے ہی نہ ڈس لے۔ اس شخص کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ وہ کچھ ہی دیر تڑپنے کے بعد بے جان سا ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ سانپ کود کر میرے اوپر گر گیا تھا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس سانپ نے میرے وجود پر لپٹنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا اب مرنے کی باری میری ہے۔ میں یوں تھی کہ حرکت بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ سانپ رسی کی طرح سے مجھ سے لپٹ سا گیا تھا۔ میں سانس لینا تک بھول گئی تھی جب اس کا منہ میرے چہرے کے روبرو تھا۔ جیسے ہی اس نے پھنکار کر اپنا زہر بھرا ڈنگ نکالا، میں نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن ایک گولی کی آواز سے میں بند آنکھوں سے بری طرح سے چونک گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، وہ سانپ خون سے لت پت زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا اور سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شکاری بندوق تھی، اسی نے سانپ کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، کون ہو تم؟ میں تو اس وقت سانپ کے خوف و ہراس سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مجھے تو اب یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ سانپ میرے وجود پر ابھی بھی رینگ رہا ہے۔ مجھے اتنا خوف تھا کہ میں ڈر کر ہی ہوش سے غافل ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے نتنوں سے کھانے کی خوشبو گزری تھی، جیسے گوشت کو روسٹ کیا جا رہا ہو۔
मेरी आंख खुली तो मैं एक खैमे में बिछे बिस्तर पर लेटी थी। मैं वहां कैसे पहुंची थी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस भूख लग रही थी और बड़ी शिद्दत की भूख लग रही थी। मैं उठकर बैठ गई। खैमे के बाहर आग की रोशनी दिखाई थी। फिर चंद लड़कों की बातों की आवाजें और हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। मेरी भूख की शिद्दत से हालत खराब होने लगी थी। मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया था, इसीलिए मैं बाहर आ गई। वो चंद लड़के थे जो शायद शिकार के इरादे से पूरी तैयारी के साथ आए थे। लड़कों को देखकर एक खौफ की लहर मेरे अंदर सिरायत कर गई थी। मैं उसी खैमे के पास खड़ी हो गई। बाहर लकड़ियों पर आग जल रही थी और एक बकरा उसके ऊपर सालिम रोस्ट हो रहा था। वो सब नौजवान आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी। उनके हाथों में 7 अप की बोतलें थी। वो प्लेटों में गोश्त के पीस डाले खा रहे थे, 7 बोतलें भी पी रहे थे। ये देखकर तो मेरी भूख की शिद्दत बढ़ गई। मैंने ललचाई हुई नजरों से उन्हें देखा था, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई कि वहां जाकर ये कह सकूं कि मुझे भूख लगी है। फिर वो 4 नौजवान थे, न जाने मेरे साथ क्या सलूक करते। मैंने छोटी उम्र में मर्द का बहुत भयानक रूप देखा था, इसलिए मुझे उन लोगों से खौफ सा महसूस हो रहा था। न जाने कैसे उसी नौजवान की नजर मुझ पर पड़ गई जिसने मुझे सांप से बचाया था। मुझे देखकर उसने अपने दोस्तों को मेरी तरफ इशारा किया, फिर अपने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें चुप होने का इशारा दिया। फिर वो शख्स मेरे पास आया। मैं घबरा कर फिर से खैमे में चली गई। न जाने मुझे उन लोगों से खौफ क्यों महसूस हो रहा था। वो नौजवान खैमे के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में खाने की प्लेट भी मौजूद थी जिसमें से वो गोश्त का पीस उठाकर खा रहा था। मुझसे पूछने लगा, अब तो ठीक हो ना तुम? दोबारा बेहोश होने का इरादा तो नहीं है? मैं उसकी बात सुनकर नर्वस सी हुई थी। वो शायद मजाक के मूड में था, इसीलिए हंसने लगा। फिर मुझसे पूछने लगा, भूख लगी है तुम्हें? खाना खाओगी? मुझे भूख तो बहुत लगी थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसने अपनी प्लेट मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने उसके हाथ से प्लेट ले ली और जल्दी जल्दी खाने लगी। वो खैमे से बाहर निकल गया। मैं वहीं जमीन पर बैठकर खाने लगी। कुछ देर बाद जब वो वापस खैमे में आया तो उसके हाथ में मजीद गोश्त के पके हुए टुकड़े थे और साथ में 7 अप की बोतल थी। वो ये सब मेरे पास रखकर बाहर चला गया। मैंने सैर होकर खाना खाया था। फिर वो नौजवान अंदर दाखिल हुआ। मुझसे कहने लगा, तुम इसी खैमे में सो जाओ, सुबह तुम अपने घर का पता मुझे बता देना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। घर का सोचकर मुझे अब्बा का ख्याल आ गया और अब्बा का ख्याल आते ही मेरी रूह कांप गई। मैं उस शख्स के पास जाना ही नहीं चाहती थी। मैं रात को उसी खैमे में सो गई। अगली सुबह उसी नौजवान ने मुझसे पूछा कि मेरा घर कहाँ है। मैं उसकी बात सुनकर रोने लगी। रोते हुए मैंने उसे सारी हकीकत बता दी। मैंने कहा कि मुझे मेरे घर नहीं जाना, वरना मेरा बाप मुझे फिर से ना बेच दे। वो शख्स मुझे अपने घर ले गया। उसके घर पर उसकी वालदा भी थी, जो बहुत रहम दिल खातून थी। वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। उस नौजवान ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया था। वो मुझसे कहता था कि मुझे भाई कहा करो। मैं उसे भाई कहने लगी। उसकी वालदा को अम्मी कहकर पुकारती थी। वक्त बहुत तेजी से गुजरने लगा था। वो नौजवान मेरा सगा ना था, लेकिन उसने भाई बनकर मेरी हिफाजत की थी। उसकी वालदा भी मेरी कुछ नहीं लगती थी, लेकिन एक माँ बनकर मेरी परवरिश कर रही थी। आज मैं एक डॉक्टर बन चुकी थी। मैं अपने मरीज देख रही थी जब मेरी नज़र उस शख्स पर पड़ी जो रिश्ते में मेरा बाप था। उसे सुबह ही एडमिट किया गया था। वो हद दर्जा बीमार था। अब भी नशे का आदी था। नशे के लिए तड़प रहा था। उसके फेफड़े खत्म हो चुके थे, जिगर काम करना छोड़ गया था, लेकिन नशे के लिए अब भी वो सिगरेट मांग रहा था। मैंने ताज्जुब से उसे देखा था, जो मेरा सगा बाप होकर भी नशे का आदी होने की वजह से कभी भी मेरा ना हो सका। और वो दोनों माँ बेटा मेरे ना होकर भी मेरा सब कुछ थे। उस शख्स की शादी हो चुकी थी जिसे मैं भाई कहती थी और समझती थी, जिसने मुझे सांप से बचाया था और मेरा भाई बन गया था। सच ही कहा है किसी ने कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह ने पहले सांप को मेरा मददगार बनाकर भेजा और फिर मुझे एक जालिम शख्स से निजात दिलाई। उसके बाद उस शख्स को भेजकर मेरी जिंदगी भर का मुहाफिज बना दिया। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, जब चाहे सगे को सौतेला बना दे और सौतेले को सगे से बढ़कर। मैं जब अपनी ड्यूटी देकर हॉस्पिटल से बाहर आई तो वो शख्स गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा था। हर रोज वो मुझे हॉस्पिटल छोड़ने आता था और वापसी पर हॉस्पिटल से लेता भी था। मैं गाड़ी में बैठ गई।
میں نے کہا بھائی اب میں بڑی ہو گئی ہوں، میں خود بھی گھر آ سکتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور تعجب سے بولے اچھا، مجھے تو ابھی بھی چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو۔ میں ان کی شفقت بھری نظروں میں اب بھی ایک 10 سالہ بچی ہی تھی۔